अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज चलेंगे अमेरिका। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ से हमारे एक दोस्त हैं, वो बताएंगे कि ये जो लोग अमेरिका में जाते हैं, जो फौजी जवान, इनसे भी मुलाकात होती रहती है। तो क्यों ये सब, एक तो सवाल ये है कि अमेरिका क्यों जाते, दूसरा ये है कि वहाँ पे क्या बातचीत होती है, ये भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने कहा आप वहाँ पे अमेरिका में, आपने बताया कि आपकी मुलाकात भी होती रहती है यहाँ, जो भी हमारे लोग आते हैं फौज के। जी जी तो ये जी ट्रेनिंग के लिए वहाँ का क्यों इंतखाब किया हुआ कि अमेरिका ही जाना? जी। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, इससे टॉप सीक्रेट। आप मुझे एक गुमनाम सिपाही समझें। जी। मैं तकरीबन 22 साल से अमेरिका में हूँ और मैं वाशिंगटन डीसी एरिया के करीब रहता हूँ। हम्म। रहता था, अभी मैं वहाँ से थोड़ा सा हुआ मूव हुआ। मेरा गाड़ियों का काम है, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ और रेंट पे देता हूँ। जी। तो मेरा वहाँ पे, मैं थोड़ा सा अपना आपको 1 मिनट के लिए बता दूं कि किस तरह मेरा इनसे ताल्लुक बनता है। हम्म। मेरा वहां पे एक बहुत बड़ी बेस है, अमेरिकन बेस है। उसके करीब ही बिल्कुल बराबर में, लाइक आप कह दें कि 1-2 मील फासले पे मेरी डीलरशिप थी वहां पे गाड़ियों की। जी। तो वहां पे ये काफी सारे बहुत बड़ा कैंप है वहां पे, ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हमारा चूंकि पाकिस्तानी आर्मी का और अमेरिकन का कोलेशन एक प्रोग्राम है, उसमें ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं ये सारे। और मेजर रैंक के, उससे बड़े कर्नल रैंक के, और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें आते हैं। तो अच्छा। वो लोग 6 महीने के लिए, साल के लिए यहाँ पे आते हैं, 2 साल के लिए। तो उनको ट्रांसपोर्ट और ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। तो मैं फिर उनसे मेरा लिंक बन गया। वो फिर आगे चलते चलते मैं उधर, बल्कि मैं उस बेस में, उनके लेजियन ऑफिस होता है वहाँ पे, वो जो इन सारी चीजों को हैंडल करता है, वहाँ पे रजिस्टर भी हो गया था मैं। अच्छा। तो वहां पे मैं और दूसरे मुल्कों को भी जो आते थे उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई मेरे से मतलब 5-6 मंथ के लिए रेंट पे ले लेते थे, कोई बाय करते थे गाड़ियां, तो वो तल्लुक बन जाता था। फिर कुछ पाकिस्तानी हमारे इधर से आए, उनसे फैमिली रिलेशंस भी हो गए, मिलना जुलना, फैमिली के साथ मिलना जुलना। तो वो मेरे पास जो नॉलेज है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है। जी। मैं अंदर भी बेस में भी जाता रहा हूँ और मतलब उधर मुझे सारा पता है। और मेरा इधर लोकल जो लोग हैं उनसे भी, एक्स आर्मी के और ये जो इनकी एजेंसीज के बंदे हैं, उनसे भी मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। तो मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे ये सिलसिला होगा, जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। ये हमारे आगे भी, आप 30-40-50 साल आगे भी लगाते रहें, तो ये कोई ना कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक होती है हमारी। हम्म। अब वो होता ये है कि मुझे खुद उन लोगों ने बताया, बल्कि इन लोगों ने क्या बताया, हमारे जर्नल्स और उनके इंटरव्यू जर्नल होती हैं, जनरल अदर हैं, वो हमीद गुल हैं, वो भी बताते रहे हैं कि जब ये ट्रेनिंग के लिए इधर आते हैं तो सारे तो, मेरा मतलब है सारे तो, जो आर्मी के होते हैं लोग, या वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो कोई लोग, कई सारे जो हैं, इनके साथ अटैच हो हम्म। जाते हैं, इनसे ओथ ले लेते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे। तो वो फिर इस तरह का सिलसिला है कि वो इनके लिए फिर आगे इंफॉर्मेशन करते हैं, और वही लोग, वही वही जो इनसे अटैच होते हैं, वही आगे जाके, आप ये देख लें, वही पाकिस्तानी आर्मी में तरक्कियां मिलती हैं उनको, बड़ी स्पीड से तरक्कियां मिलती हैं उनको। हम्म। और वो ऊपर तरक्कियां करते करते बड़े ओहदों पे, जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स और इन ओहदों पे आते हैं। मेरे पास सारी रिसर्च है, मैं आपको बता सकता हूँ सारा कुछ, अगर आप पूछना चाहें तो। कौन कौन किस किस एकेडमी से यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया, कौन कौन जनरल जो है वो यूके से पढ़े हैं। तो हमें अगर आपने पाकिस्तानी आर्मी को बचाना है, और अगर ये फ्यूचर में भी, तो ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है ये आपको महदूद करना पड़ेगा इन दोनों मुल्कों से, स्पेशली दोनों मुल्कों से, अमेरिका और यूके से। क्योंकि यहाँ पे जो सिलसिला है वो इस तरह है कि वो फिर ये कमजोर, कई सारे कमजोर होते हैं, कईयों को ये ब्लैकमेल कर लेते हैं, इस तरह करके वो किसी ना किसी तरह इनकी बातों में आ जाते हैं। तो वही लोग, वो ये फिर इनको कहते हैं आपको तरक्की कराएंगे, आपकी फैमिलीज को इस तरह होगी, आपको इंटरटेन करेंगे, उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, उनको ये इस तरह करके स्टार्ट में ये करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के, बल्कि दूसरे भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके करते हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला है। तो ये अच्छा। इनको
बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। अगर ये जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ से ट्रेनिंग लेके भी जाते हैं यहाँ से और यूके से, उनको इतने बड़े ओहदों पे नहीं आना चाहिए, चीफ वगैरह के ओहदों पे नहीं आना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अच्छा, आप यहाँ ये पे देखें कि मैं आपकी जनरल, बात अभी जारी है, मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके इल्म में होगा कि हमारे क्रिकेट के प्लेयर इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे। हुआ ये था कि गरीब घरों के वो लड़के थे, यहाँ आए तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी कि यहाँ तो इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, फिर जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया, उन्होंने याशी कराई, महंगे होटल, महंगी गाड़ियाँ, कहाँ ये जिन इलाकों से आए थे वहाँ इनके पास बाइक भी नहीं थी, और फिर ब्रेन वॉश किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारी भी है, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क से तल्लक रखते हैं, और जैसे ही हम कोई चीज देखते हैं तो हम पागल हो जाते हैं कि बस वो हो ये तो हमने पहली दफा देखी। क्यों जी, ऐसे है ना? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ आपको कि हमारी आर्मी में भी इसी तरह के लोग हैं जो छोटे शहरों से भर्ती होते हैं और थोड़े मेजर और कर्नल रैंक पे आते हैं। फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको चूज किया जाता है, इनको ट्रेनिंग के लिए फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता है, स्पेशली जिनके लिए ये समझते हैं कि बेहतर कंट्रीज हैं। उनमें दो दो कंट्रीज हैं जिनमें ये भेजते हैं, एक अमेरिका है, एक यूके है, इंग्लैंड है। तो अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। मेरे तो फिंगर टिप्स पे है एवरीथिंग, और मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता हूँ। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उन्होंने मुझे खुद बताया अंदर की बातें। क्योंकि अब जो फैमिली मैटर्स भी हो, कोई दोस्तियां हो जाती हैं, वो आते हैं जब पार्टी करते हैं, तो आपको पता है फिर ये लोग थोड़ा सा उन पार्टियों में फिर थोड़ा सा ओपन भी हो जाते हैं और अंदर की ओवर भी हो बातें जाते, बताते हैं। ओपन ये भी हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं आपको थोड़ी सी ये बातें बता रहा हूँ। आपसे एक और प्रोग्राम करूंगा जिसमें आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि जहां जब ये जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ का मार्शल लगा था, तो उसमें किस तरह जो कैश डॉलर आया था जहाजों में भर भर के, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। वो भी बंदा जो वो ब्रिगेडियर रैंक का बंदा है, उसने ये सारी डिटेल्स मुझे बताई थी। जब मुशर्रफ का के आखिरी दिन थे तो वो उसने अपने खास खास बंदों को बाहर निकाला था। तो उसमें एक बंदा मेरे पास भी आया जो गिलगित बल्तिस्तान का था, ब्रिगेडियर रैंक का। वो फिर बड़ा फैमिली टर्म्स हो गए उनसे, उन्होंने मुझसे गाड़ी ली, ही वाज सो हैप्पी विद मी कि। और फिर वो मोमिन भाई थे। बहरहाल वो डिटेल में आपको फिर किसी को बताऊंगा। अब आप आ जाएं कि ये जो ट्रेनिंग करते हैं, आप थोड़ी सी हिस्ट्री हमारी देखें, पीछे चले जाएं। जी। हमारे कुछ 6-7 जनरल जो आए हैं, जो पीछे जनरल बने हैं, वो मतलब थर्ड थर्ड रैंकों के, बहुत पीछे पीछे रैंकों के थे, और वो फास्टली स्पीडली वो प्रमोट होके पाकिस्तान आर्मी में कैसे ऊपर आए हैं। मैं ज्यादा डिटेल में पीछे नहीं जाता। ये आप पिछले, मेरे पास वैसे तो टोटली डिटेल है कि आप गूगल भी, कोई भी गूगल कर सकता है। अगर किसी को मेरे पे शक है तो कोई गूगल भी कर सकता है। आप ये देखें, जहांगीर करामत साहब आए थे, जनरल जहांगीर करामत, वो कैलिफोर्निया में जहां से जनरल बाजवा ने नेवल नेवल एकेडमी है कैलिफोर्निया में, वहां से ट्रेनिंग ली थी, जहां से जनरल बाजवा ने ली है। वो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए थे, और वो जनरल करामत वो भी बड़ी स्पीड से जनरल बने। फिर उसके बाद मुशर्रफ को ले लें आप। मुशर्रफ जो था, जनरल मुशर्रफ, वो रॉयल कॉलेज यूके से ट्रेनिंग लेके गया हुआ था। फिर उसके बाद आप आ गए जनरल इशफाक कियानी, परवेज कियानी का ले लें। ये भी जनरल परवेज कियानी साहब भी जो थे वो यूके से, उनकी सॉरी ये यूएसए से थे। जनरल परवेज कियानी ने यूएस में आर्मी जो कमांड पोस्ट है जनरल कॉलेज, वहां से ट्रेनिंग ली थी। फिर जनरल इशफाक यानी के बाद आपके जनरल आए राहील शरीफ, इन्होंने भी यूके से रॉयल कॉलेज से ट्रेनिंग ली। फिर जनरल बाजवा आए, इन्होंने नेवल कॉलेज कैलिफोर्निया, जिससे जनरल करामत ने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, वो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए। ट्रेनिंग इनकी 6 महीने से 1 साल की होती है, कभी उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। तो आप ये देखें कि इनकी, हमारे जितने जर्नल्स हैं और जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारियां की हैं, वो
वो बाहर से ट्रेनिंग लेके गए थे। वो भी हमारा आगे प्राइम मिनिस्टर जो भी आए, उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो जो है ये इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, अब बेशक ये ट्रेनिंग लें, कोई ऐसा मसला नहीं, दुनिया के और सारी दुनिया के ममालिक से ट्रेनिंग लेने फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन इनको टॉप के ओहदों पे जनरल तक के आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो ही ये ऊपर आते हैं, अब ये देखें कि आप बाजवा साहब को, जनरल बाजवा को कहां से प्रमोट किया गया, ये 4th रैंक के बंदे थे। जब इनको नवाज शरीफ ने प्रमोट किया, ये 4th रैंक के बंदे थे, और इनकी प्रमोशन आपको पता है कि पाकिस्तान से नहीं आती है, इनकी प्रमोशन वहीं से आती है जहां से ये ट्रेनिंग लेके और इनको ओथ दे के गई होती है। तो ये जनरल परवेज, जनरल बाजवा ने तो ओपनली इतनी बड़ी गद्दारी की है मुल्क के साथ कि वो तो इन्होंने ओपनली कह दिया। अभी ये यहाँ पे हैं, वो उसकी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है और क्या नहीं हुआ, कुछ जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, क्योंकि मैं तो अब ये तो क्लेम नहीं कर सकता जी कि मैं उन मीटिंग्स में था या ये था या वो था, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ऐलान हुआ वो भी अमेरिका में किया गया, ये पाकिस्तान में भी तो बताया जा सकता था कि मैं जा रहा हूँ। जी हाँ, अब ये हुआ ये है कि ये, मैं आपको थोड़ा सा अमेरिकन हिस्ट्री बता दूं। अमेरिकन हिस्ट्री ये है कि जो बंदा जो भी कोई किसी रैंक का हो, जनरल रैंक का हो, मेजर रैंक का हो, सिविलियन हो, वो मतलब कोई जज हो, कोई 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 किसी भी ओहदे का बंदा हो, जो इनके लिए ओथ उठाता है, इनके लिए काम करता है, वो वो उसको उसका बैकअप करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, उसकी हर मुसीबत में और उसमें उसका साथ देते हैं। अब हुआ ये है कि बाजवा साहब ने तो खुल के इनका साथ दिया ओपनली, इसमें तो कोई जरा सी रत्ती भर भी अब तो कोई ऐसी हिडन चीज नहीं रही जो कौम नहीं जानती। अब ये 5 दिन के लिए इधर इसलिए आए हैं कि यहाँ पे इनको फेयरवेल्स और इनको फेयरवेल्स और इनको इनकी खिदमात के बदले इनको एजाजात नवाजे जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये चाह रहे थे कि अभी इनको एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके बाद इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पे इनको एक्सटेंशन की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि इन्होंने ये जिस तरह ये पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज की है, वो इतनी भोंडे तरीके से की है कि इनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि इस रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ बहुत बड़ी तहरीक चल पड़ी है। अब उसके बदले में इनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, ये एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और अगर ये एक्सटेंशन अमेरिका अप्रूव करता तो नवाज शरीफ और बाकी भी सारे अप्रूव कर देते, लेकिन इनको यहाँ से एक्सटेंशन नहीं दी गई। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि इन्होंने इतने बेहुदा और बेहंगम तरीके से, जिसे कहते भोंडे तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, और उसका उसकी जो आफ्टर इफेक्ट आए हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट आए हैं कि जो पाकिस्तानी नेशन है वो अमेरिका के अगेंस्ट हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। वो ये है कि फर्स्ट 3 जनरल हैं जो सीनियरिटी बेसिस पे हैं, उनमें से किसी का नाम अप्रूव नहीं हुआ। मैं यही कह सकूं इसमें, जो फर्स्ट 3 जनरल मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं, उनका नाम नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए अप्रूव नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी न्यूज है पाकिस्तान के लिए। बाकी जो होगा वो अब विद इन अ वीक और 2 वीक्स सबके सामने आ जाएगा किसका नाम अप्रूव हुआ है यहाँ पे। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप पाकिस्तान की सियासत को आप क्या देख रही हैं? इस तब्दीली की जैसी खबर आई है तो कुछ सियासत में भी तब्दीली नजर आ रही है, आप किस नजर से देख रही हैं? देखिए, इमरान खान वाज वेटिंग के अब इसका इशू हो सकता है। मेरे जो जो यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी में स्पेकुलेशन चलती है वो इसी तरह ही है, जो डिस्कस होता है वो यही है कि इमरान खान वेट कर रहा था कि ये जो पिक्चर क्लियर हो जाए। अब पिक्चर क्लियर हो गई है कि अब बाजवा साहब इज नो मोर। अब इमरान खान साहब अपना अनाउंस करेंगे, जो भी उन्होंने करना है वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में हो जाएगा।
तो देखें आर्मी, मैं आपको ये बता दूं, जो भी आएगा, जो भी अगला भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, वो बाद में क्या करता है, लेकिन वो आएगा इन्हीं इन्हीं की अप्रूवल से जहां मैं बैठा हूं, नंबर एक। नंबर दो, वो काम इन्हीं के फायदों के लिए करेगा। अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तान के अंदर ही बेशुमार मतलब आर्मी में और वो लोग हैं, उनकी मुखालफत उनको उठानी पड़ेगी, जो यहाँ से ट्रेंड होके गए हैं, और उनकी मुखालफत उठानी पड़ेगी। नंबर एक। नंबर दो ये है कि वो यहाँ पे जो वो अप्रूवल दी गई है, वो ये दी गई है कि इमरान खान किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है बिग बॉस को। इमरान खान को किसी सूरत नहीं प्राइम मिनिस्टर आने देना नेक्स्ट टर्म में। उसके लिए उनको उसके लिए जो भी करना पड़े, उसको अदालतें या जो भी है उसको नाअहल करना पड़े, ना उसको जो भी करना पड़े, अल्लाह माफी दे। मैं तो यहाँ तक यहाँ पे सुना है कि अगर उसको उसकी असैसिनेशन भी करनी पड़े तो वो भी कर दें। लेकिन इमरान खान इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर यूएसए। मैं आपको ये टोटली क्लियर बता रहा हूँ, और मैं पाकिस्तानी अवाम को भी ये मैसेज दे रहा हूँ। अगर अब वहां पे सिनेरियो जो बना हुआ है पाकिस्तान में, वो ये है कि जो नेशन है, पाकिस्तानी नेशन कौम जो है, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं अभी भी जो है, वो उनमें से सारे नहीं हैं, और ये टॉप के 5-6 जो टॉप के जनरल्स हैं, वो सारे जनरल्स जो है ना, वो अभी भी ये इनकी फेवर में है, अमेरिका की फेवर में है। तो वो इमरान खान के लिए हर वो रास्ता करेंगे जिससे वो ना आ सके। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जब इमरान खान अनाउंस करें तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए पूरे मुल्क में, और टेम्परेरीली एक गवर्नमेंट बना देंगे। उस गवर्नमेंट जो अभी सिनेरियो जो नजर आ रहा है वो यही है कि इमरजेंसी नाफिज करेंगे, मतलब सूबों में गवर्नर राज लगा के, और उसके बाद ये थोड़ा सा अवाम के लिए आई वॉश के लिए इस गवर्नमेंट को हटा के एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी जाएगी, और उसको ये प्रलोंग करेंगे जितना कर सकते हैं। ये अभी सिनेरियो है। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या वजह है कि आज तक हमारे जो फौजी अफसर वो कहते तो हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, मगर आपके इल्म में है कि उनके बगैर सियासत चलती नहीं है। तो हम क्यों नहीं आज तक कुछ सीख सके अपने मुल्क के लिए? जिस तरह कौम तकलीफ में है, गुर्बत अफलास है, मेडिकल के मसाइल हैं बेशुमार, तो अभी तक ये चंद खानदान जो है वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। इनसे जान क्यों नहीं छूट रही हमारी? जान इसलिए नहीं छूटती, एक वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश का वर्ड है, पावर एंड करप्शन नेस्ट। पावर एंड करप्शन नेस्ट। ये है कि ताकत और करप्शन का घोंसला वो है हमारे आर्मी थ्रू आउट 75 ईयर्स फ्रॉम पाकिस्तान सिंस बोर्न। आप देख लें कि वो ये नेक्स्ट है, ये एक जाल है जो ताकत और करप्शन ने बचाया। उसमें आप आर्मी, ताकत किसके पास है? दो अदारों के पास ताकत है आपके। टॉप पे है आर्मी, दूसरे हैं जुडिशरी। आर्मी उस जुडिशरी को आगे बढ़ने नहीं दे रही, वहां पे वो कोई ऐसा जज आने नहीं देते जो उनके अप्रूवल के बगैर आए। तो ये दोनों का तो पावर तो ये हो गई, और करप्शन, ये दोनों मिलके अदारे करप्शन को प्रोटेक्ट करते। जैसे आप ये रिसेंटली अभी देख लें कि रिजीम चेंज के बाद जो सारा सिनेरियो सामने आया, उसमें यही है कि पावर ने करप्शन को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, इसमें अब पावर किसके पास थी? आपकी आर्मी और जुडिशरी के पास। इन दोनों ने मिलके आपकी करप्शन को प्रोटेक्ट किया। जो करप्ट तरीन लोग थे उनको ये ऊपर लेके आए हैं, वो इसलिए कि ये पूरा नेक्स्ट है। इसको तोड़ने के लिए बहुत 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 पावर चाहिए। वो मेरा ख्याल है शायद इमरान खान के पास इस वक्त मिल चुकी है उसको पावर, लेकिन इस पावर को, जैसे ये होता है ना कि आपके पास एक, आप क्रिकेट का मैच ले ले, आपके पास प्लेयर बड़े अच्छे हैं, आप पाकिस्तानी टीम की जो प्रॉब्लम है, आपके पास प्लेयर बड़े अच्छे हैं, लेकिन एंड के ओवर्स में जब आप ये बैटिंग कर रहे होते हैं और मैच जीतने वाला होता है, तो मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल चाहिए होती है।
तो पाकिस्तान में भी एक कोई भी लीडर आए, उसके पास जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होगी, वो उस स्किल को यूज करते हुए इस पावर एंड करप्शन के जाल को तोड़ेगा, तो ही मुल्क आगे चल सकेगा। उसके लिए उसके लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए। आपको लॉ बनाने पड़ेंगे, आपको 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 बहुत बड़ी पावर चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया। मैं आपको ये थोड़ी सी जनरल की ये हिस्ट्री बता देता हूँ। मेरे पास थोड़े से एक पॉइंट है, 1-2 मिनट के लिए। अब जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पॉइंट होगा, वो मोस्ट सीनियर हो, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं आपको थोड़ी सी 1 मिनट के लिए जी बता दें। जनरल अयूब, अगर आपके पास टाइम। हाँ जी, बताइए बताइए। आप एक जनरल अयूब पहला जनरल बना था ना, हालांकि वो अपने आप को वो भी कहता था कि मैं वो उसने वार वगैरह तो कोई नहीं लड़ी थी, लेकिन अपने आप को जनरल पे, खैर उससे पहले जो फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल कहते थे। फील्ड मार्शल अपने आप को कहता था ना, फील्ड मार्शल वो होता है जो जिसने मार्शल जंग लड़ी। तो एनीवेज, उससे पहले जो जनरल थे वो तो गैर मुल्की थे। जो हमें जब पाकिस्तान बना तो जहेज में हमें 3 जनरल मिले थे, चले उनकी छोड़ते हैं। अयूब था, वो तो अपनी जो सीनियरिटी रैंक में था वो 3rd नंबर पे था। उसके बाद जनरल मूसा था, वो अपनी सीनियरिटी रैंक में 4th नंबर पे था। अच्छा। उसके बाद जनरल याहिया था जो 1966 में आया, वो सीनियरिटी रैंक में 3rd नंबर पे था। उसके बाद आप लगा लें 1981 में वो था आपका गुल हसन, जनरल गुल हसन था, वो भी जनरल गुल हसन, वो भी सीनियरिटी में 2nd रैंक पे था। उसके बाद उसने, चूंकि उस वक्त जनरल टिक्का खान 1st रैंक पे था, तो जनरल गुल हसन को सिर्फ मेरे ख्याल 3 महीने के लिए ही जनरल रहने दिया गया, और उसके बाद जनरल टिक्का खान आ गया जो कि 1st रैंक का था। उसके बाद आप आ जाए 1976 में जियाउल हक आया, जो कि जियाउल हक की हिस्ट्री सबसे ही रिवर्स, क्योंकि ये जनरल जियाउल हक भी तो इन्हीं का यहाँ से अमेरिकन अकेडमी से पढ़ा हुआ था। अगर किसी को शक है वो गूगल कर ले ना इन सारी, अगर मैं किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो सिंपली गूगल कर लें हर जनरल का डाल के उनकी एजुकेशन का, तो वो पता लगेगा किसने किस मुल्क से एजुकेशन ली है जी। जनरल जियाउल हक जो था वो 8वें नंबर पे था सीनियरिटी में, आप अंदाजा लगाएं। उसके बाद 1988 में जनरल जियाउल हक के बाद, चूंकि ये तो ओपनली है ना कि जनरल जियाउल हक के जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो फर्स्ट जनरल था जनरल मिर्जा असलम बेग, उसका हाथ था, तो वो फर्स्ट सीनियरिटी पे था, उसको जनरल बनाया गया। नहीं, इसके साथ भी तो एक जनरल था ना जो साथ ही वो जहाज में गर्क हो गया था। हमायूं जनरल अख्तर, हाँ जी, वो था, वो उस जियाउल हक के साथ उसकी असैसिनेशन हुई। हाँ जी। उसके बाद आ जाए मिर्जा असलम बेग जो था, वो काफी अरसे के बाद जो फर्स्ट सीनियरिटी बेस पे था, वो जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, वो जनरल मिर्जा असलम बेग। उसके बाद 91 में जनरल आसिफ नवाज था, वो भी फर्स्ट सीनियरिटी बेस पे नहीं था, वो 2nd सीनियरिटी पे था। फिर उसके बाद आप ये लगा लें जनरल वहीद काकड़ था, वो 5th सीनियरिटी बेस पे 5वें नंबर पे था सीनियरिटी पे, उसको लगाया गया। फिर उसके बाद जनरल जहांगीर करामत आए, ये पहला जनरल था, 2nd जनरल था जो सीनियरिटी बेस पे लगाया गया था, जनरल जहांगीर करामत। ये भी जनरल जहांगीर करामत भी कैलिफोर्निया नेवल एकेडमी से ट्रेनिंग लेके गया, इसलिए इसको लगाया गया था। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ आ गए, जनरल मुशर्रफ सीनियरिटी बेस पे 3रे नंबर पे था। जनरल मुशर्रफ रॉयल कॉलेज यूके से ट्रेनिंग लेके गया हुआ था। उसके बाद आ जाए आप जनरल इशफाक परवेज कियानी, ये फर्स्ट सीनियर पर्सन था, मतलब ये डिजर्व करता था वो, इसलिए ये जनरल इशफाक परवेज कियानी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, क्योंकि इसने मुशर्रफ को उतारने में अमेरिका की काफी मदद की थी।
और ये जनरल इशफाक परवेज कियानी भी यूएस आर्मी जो वहां से अकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेके गया था। उसके बाद जनरल रहील शरीफ को लाए गए। जनरल रहील शरीफ साहब जो थे अपने सीनियोरिटी में तीसरे नंबर पे थे और ये यूके रॉयल कॉलेज से ट्रेंड है। और उसके बाद आ जाते हैं ये इस वक्त के जो बाजवा साहब हैं, ये बाजवा साहब जनरल बाजवा साहब सीनियोरिटी में 4th नंबर पे थे, 4थे नंबर पे थे बाजवा साहब। और ये बाजवा साहब नेवल एकेडमी कैलिफोर्निया से ट्रेंड है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। तो इस वक्त भी जो आएगा, जो लोग वहां पे पाकिस्तान में मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी मोस्ट जो सीनियर पर्सन है उनमें से कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएगा, तो मैंने आपको पहले ही न्यूज दे दी है, वो मोस्ट टॉप 3 जो सीनियर मोस्ट हैं उनमें से कोई नहीं बन रहा। उसके बाद के कोई नाम है वो प्रूव हुआ है यहाँ से। जी चलिए, और भी करेंगे, एक थोड़ा लंबा हो गया, फिर इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, मैं आप मेरे पास और डिटेल जी जरूर करेंगे, जरूर इंशाल्लाह। ओके जी नाज़रीन, अब ये चीजें मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है। एक तो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, हमने बड़ी कुर्बानियों के साथ पाकिस्तान लिया। महब वतन होना चाहिए हर बंदा, ये नहीं कि जनरल महब वतन हो, हर पाकिस्तानी का काम है महब वतन हो। एक और बात है इसमें कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए। जब आप जंप लगा के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे फिर जो अगले बंदे होते हैं हो सकता है वो आपसे ज़्यादा समझदार हों, ज़्यादा मुखलस हों, ज़्यादा दिमाग रखते हों। हर इंसान का दिमाग फ़र्क होता है और आप किसी का हक मार के जब ऊपर आते हैं या लाए जाते हैं तो फिर भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें। अल्लाह।